ओके सो आवाज़ आ रही है ना भी विशाखा जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। ओके सो इन द लास्ट क्लास अपन ने बात की थी, किसके बारे में बात की थी बताइए थोड़ा बहुत। किसके बारे में बात की थी अपन ने, कुछ याद है? बताइए बताइए। अपन ने पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में बात की थी ना। हाँ, जन सुविधाएं। हाँ तो अपन ने जन सुविधा के बारे पानी में। की। हाँ, पानी की हाँ प्रॉब्लम ये सब। जी बिल्कुल, तो उनके सारी जितनी भी सुविधा वगैरह होती है उनके बारे में बात की थी। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे लॉ एंड जस्टिस, जो कि कानून एंड सामाजिक न्याय के बारे में। ठीक है, तो आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, फिर जैसे ही क्वेश्चन आंसर होंगे तो प्लीज़ आप ऑन कर सकते हैं। सो स्लाइड दिख रही है ना आपको? यस सर। ओके ठीक, जस्ट सेकेंड। So today now we are going to talk about the जस्टिस, सोशल जस्टिस बेसिकली, और कानून के बारे में बात करेंगे अपन थोड़ी सी। पेन फिर मेरा इसमें बड़ी समस्या आ रही है। ओके, आई थिंक अब क्लियर है, अब बढ़िया है, सबको दिक्कत तो नहीं है ना मेरे साइड से? एकदम ओके। यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉ एंड जस्टिस, कि भाई साहब लॉ एंड जस्टिस किस तरह से हमारे देश में है और होना चाहिए, सो दैट हम सोसाइटी को, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है या मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनको हम जस्टिस दिला सकें। सो दीज आर दी सम कंटेंट्स हैं। इन कंटेंट के बारे में आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वर्कर जो होते हैं, वर्क होते हैं, लेबर होते हैं, उनकी क्या वैल्यू होती है, और जो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह होती है, ठीक है, जो माइनिंग वाली फैक्ट्री होती है और डिफरेंट डिफरेंट काइंड की फैक्ट्रीज होती है, उसके लिए सेफ्टी लॉज एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। सो दीज आर दी सम पॉइंट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। एंड इन्वायरमेंट की बात करें कि भाई जो हमारा इन्वायरमेंट है वो किस तरह का होना चाहिए फॉर दी वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन के लिए इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, और बाद में थोड़ा सा बात करेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं। ओके सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, सर, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। सर, आप क्लियर आ आपकी रही है? आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आप क्लियर आ रही है, आवाज़ आ रही क्लियर? क्लियर वॉइस आ रही है आपको? अब कोई बताइए प्लीज़, कंफर्म कीजिए, क्लियर वॉइस आ रही है आपको या नो नहीं? सर, नहीं आ रही है क्लियर। यस, अब आ रही है। अब आ रही है ना? हाँ सर, अब आ रही ओके ग्रेट। सो अपन बात करेंगे लॉज एंड सोशल जस्टिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अपन ने लास्ट टाइम बात की थी, लास्ट टाइम बात की थी कुछ एक्ट के बारे में बात की थी अपन ने, ऐसे स्टेटोसिटी एक्ट ऑफ 1890 वाला की बात की, है ना, आदिवासी एक्ट जो 1989 वाला, उसके लिए पर्टिकुलरली बात की थी। और सिमिलरली अपन ने बात की थी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था, ठीक है, इस प्रकार से अपन ने हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट उसकी बात की थी, ठीक है। सो इस तरह से देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस है अपने इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि अपने पास कानून वगैरह सारी चीज़ है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि हम उनको इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं कर पाते हैं।
So it is not just कि we have made just laws and that's it, ये इनफ नहीं होता है। इनफ क्या होता है, जब गवर्नमेंट ये सारे लॉज एंड रेगुलेशन जो अपन ने डिस्कस किए अगर उनको ठीक से इम्प्लीमेंट करे एट द ग्राउंड लेवल, तब हम बोलेंगे कि यस वी कैन प्रोवाइड दी सोशल जस्टिस टू दी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो इन्फोर्स करना, उसको जमीनी स्तर पर इस्तेमाल करना, उसका क्रियान्वित करना, ये सबसे अहम बात होती है कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना जाता है। सो दैट इज द प्रॉब्लम और लॉज एंड रेगुलेशन के साथ। सो ये करने की हमको बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, सो दैट और हम क्या कर सकें, जो वीकर सेक्शन है जिनके लिए लॉ बनाया गया है, ठीक है, उनको हम बहुत ही अच्छे तरह से प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग पीपल इन द सेंस कि लेट्स टॉक अबाउट द वीमेन डोमेस्टिक वाला एक्ट वाला अपन ने बात की थी कि भाई साहब जो डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो एक्ट उसकी बात की थी, तो अपन उसको उस लॉ के थ्रू किसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, अपन वीमेन को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं फ्रॉम दी डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। सो डोमेस्टिक वायलेंस लाइक इट इज अ स्ट्रॉन्गर फेज हो गया, स्ट्रॉन्गर फैक्टर हो गया, और वीमन इज लाइक वीकर एस्पेक्ट हो गया। सो स्ट्रॉन्ग से वीकर को अपने को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, तभी हमारा लॉ काम करेगा अच्छे से, और इसलिए लॉ बनाया जाता है। तो अगर सभी एक समान है, एवरीवन इज इक्वल, सब बराबर है, दो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, दो आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, वेदर यू आर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और कॉमन सिटीजन। बट जब रियलिटी की बात आती है तो इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से ये हमको बनाने की आवश्यकता होती है। सो इनका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है ग्राउंड लेवल पे इन ऑर्डर टू गिव जस्टिस टू दी पीपल। सेकंड थी दोस्तों कि देखिए अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह जो होते हैं वो हमारी सरकार क्यों बनाती है। दोस्तों सिंपल सी बात है, रूल्स एंड रेगुलेशन इसलिए बनाई जाती है ताकि ताकि जो इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति, आप हो या फिर मैं हूँ, हमारी एक्टिविटी और जो प्राइवेट कंपनी की एक्टिविटी है उनको कंट्रोल कर सके, राइट है। आप बोल रहे हो कंट्रोल कैसे कर सकते, फॉर एग्जाम्पल मैं एज ए इंडिविजुअल मैंने एक छोटी सी फर्म स्टार्ट की, लेट्स से 4 लोग मेरे अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर ऐसा कोई स्कीम्स या लो और या फिर ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से आया कि भाई ये 4 लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, तो उनको आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए। लेट्स से कि उनको भाई एक क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, उनके लिए वाटर की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, उनके लिए लेट्स से अगर वीमन है इसमें से 2 तो भाई उनके लिए फैसिलिटी होना चाहिए, टॉयलेट की अलग फैसिलिटी होना चाहिए, ठीक है। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन और गवर्नमेंट निकालती है, तो आई हैव टू इम्प्लीमेंट, आई हैव टू यूज the infrastructure in order to provide this facility। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज गवर्नमेंट कैन पनिश मी, गवर्नमेंट मेरे को पनिश कर सकती है। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द प्राइवेट कंपनीज, सो प्राइवेट कंपनी कौन बोला है, क्या बोला है, जस्ट सेकंड सर, वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा क्या हो रहा है, अब आ रही है। सर मुझे तो क्लियर आ रही है। हाँ नीति जी आप देख लीजिए, आप थोड़ा सा आपका मोबाइल का रिफ्रेश कर लीजिए या फिर आपका नेटवर्क में आ जाइए प्लीज। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट कंपनीज लेट्स से अंबानी भाई की बात करें, मुकेश भाई की बात करें, या फिर टाटा की, अडानी की, अंबानी की, बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं तो उनकी बड़ी बड़ी कंपनी है, राइट। सो भाई साहब यदि वहाँ पर हम्म, यदि वहाँ पर इन्वायरमेंट अच्छे से नहीं है या फिर कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करने की थी, अगर वो नहीं करते हैं, सो गवर्नमेंट भी इन कंपनी को पनिश कर सकती है, राइट है। अभी आपको पता होता है एक केस आया था शायद, वो इधर साउथ इंडियन की कंपनी थी, वहाँ पर गैस लीक हो गई थी, ठीक है। सो वहाँ की जगह जो अपनी एनजीटी है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होती है, उन्होंने फिर उनको पनिशमेंट दिया और उनको बोला कि भाई साहब कुछ अमाउंट बोला उन्होंने, कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका वायलेशन किया, ठीक है। सो थ्रू दी एनजीटी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस कंपनी को पनिश कर रही है कि आपने जो हमारा नोटिफिकेशन दिया था, जो हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन है कोई भी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, उसका आपने फॉलो नहीं किया, हैंस यू हैव टू पे दी पेमेंट एज ए पेनल्टी, एज ए पनिशमेंट आपको पे करना पड़ेगा, राइट है। सो इसलिए लॉ एंड रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट गवर्नमेंट कंट्रोल कर सके हर एक व्यक्ति की एक्टिविटी की, whether your company or as a person individual। Now second thing is that my dear friends ki we also talked about the right against the exploitation। it is one of the fundamental rights। ये एक fundamental right में से एक right है, right है।
अगर अगर क्या होता है कि ये पहली बात तो ये है कि ये जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो क्या बोलता है कि भाई साहब नो वन कैन बी फोर्स्ड, किसी भी व्यक्ति को आप फोर्स नहीं कर सकते हो। किसके लिए? यू कैन नॉट फोर्स एनी पर्सन टू वर्क फॉर द लो वेज, कम मनी, कम पैसे। लेट्स से कि 100 रुपए कोई दिहाड़ी करता है, दिन की कमाई करता है मजदूर, तो भाई साहब उसको 100 रुपए देना ही है। आप 50 रुपए में काम करने के लिए उसे फोर्स नहीं कर सकते हो। यू कांट फोर्स एनी वन पर्सन फॉर द लोअर वेज अंडर द बॉन्डेज, कि भाई साहब बॉन्डेज मतलब कि भाई आपको बना लिया, स्लेव के टाइप बना लिया, ठीक है। सो आप फोर्स नहीं कर सकते हो। यदि कर रहे हो तो आप राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का जो राइट है उसके अगेंस्ट कदम ले रहे हो, और आपको पनिश किया जा सकता है बाय द कोर्ट ऑफ इंडिया। जुडिशरी हमारे पास सिस्टम है, राइट। सिमिलरली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि भाई साहब 14 साल के जो बच्चे होते हैं और उनसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई भी माइनिंग फैक्ट्री हो या फिर कोई भी हजार्डस, मतलब जो गैस वैस हो, ठीक है, इस तरह की कंपनी में उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता है। दैट मीन्स नो वन ऑनर ऑफ एनी कंपनी, कोई भी ऑनर किसी भी हजार्डस कंपनी का व्यक्ति 14 साल का बच्चा या फिर उससे कम उम्र का बच्चा है, अगर उसको कोई वो माइनिंग कंपनी या फिर हजार्डस कंपनी में अगर एम्प्लॉयमेंट देता है अर्थात काम करवाता है, तो भाई साहब उसके अगेंस्ट केस हो सकता है। बिकॉज ये हमारा संविधान कहता है कि ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का वायलेशन है, ठीक है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति इस एज के मतलब 14 साल के बच्चे या फिर इससे कम उम्र वाले बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है अपनी कंपनी में। ओके नाइस। नाउ सेकंड थिंग हैंग कर रहा है लगता है। Just a second. ओके नाउ अपन बात कर रहे थे, देखिए ये गुड़िया है, एक क्यूट सी गुड़िया है। अब बताइए, एक क्यूट सी गुड़िया है भाई, इसका टाइम अभी क्या है? पढ़ाई वढ़ाई करने का टाइम है, 10 साल की 12 साल की होगी ये लड़की, बताओ। अब इस उम्र में बर्तन वर्तन साफ कर रही है ढाबा वहाँ पे कहीं की जगह, ठीक है, या फिर कहीं ऐसी फैक्ट्री में जहाँ पर उनको थोड़ा सा वेज वेज दिया जा रहा है। सो ये क्या है? अगर 14 साल का बच्चा है, यदि 14 साल से कम का बच्चा है, अगर उसको किसी भी फैक्ट्री किसी भी काम में अगर किसी मतलब दूसरा काम भी अगर करवा रहे हो, तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का क्या है? वायलेशन है सर, ठीक है। सो इस तरह से दोस्तों 2001 का सेंसस है, ये 2001 का सेंसस है, डाटा बता रहा हूँ, 2011 का नहीं है। उसमें बताते हैं कि मोर देन 12 मिलियन पीपल, इतने सारे लोग हैं जो इंडिया के लोग हैं, वो 5 से 14 साल के बीच के बच्चे होते हैं, उनको जो हजार्डस कंपनी होती है, ठीक है, उनमें एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है एंड वो काम करते हैं, राइट है। सो ये एक बहुत ही यानी प्रॉब्लम वाली बात है, जबकि कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बोलता है कि भाई साहब 14 साल से कम वाले बच्चों को इस तरह की कंपनी में कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाहिए। बड़ी दुखद बात है। सिमिलरली क्या है कि आप देख सकते हो कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं, जिसे अपन बोलते हैं अरे छोटू चाय लेके आना, दैट छोटू बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। वो छोटू होता है ना चाय लेने वाला, वो इस समस्या से गुजरता रहता है, उसका एक्सप्लॉइटेशन, उसका शोषण होता हुआ रहता है दोस्तों, ठीक है। इस तरह के बच्चे होते हैं, कहाँ पे काम करते हैं? ढाबा पे काम करते हैं, चाय वाय के यहाँ, फिर बर्तन साफ कर रहे हैं, राइट। वेसल क्लीनिंग के लिए उनका यूज़ किया जाता है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट वगैरह हुआ, ठीक है। इस तरह के बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी हो सकते हैं, छोटे छोटे भी हो सकते हैं, चाय की टपरी हो जाती है वहाँ की जगह, ठीक है। जहाँ पे कॉलेज वॉलेज में आप गए हो तो चाय की छोटी सी वो होती है, ठीक है, जहाँ पे सब लोग अपना अपना जो भी है खाना पीना करते हैं, राइट। वहाँ पर देखते हैं, तो इस तरह से बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला कि भाई आप इस तरह का प्लान लेके आए जिससे कि इस तरह के बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। तो दोस्तों बड़ी दुखद की बात है कि अभी तक महाराष्ट्र कर्नाटका और तमिलनाडु ने इस तरह के कुछ प्लान लेके आए। बाकी दूसरी जो गवर्नमेंट है, दूसरी जो स्टेट गवर्नमेंट्स, आई वुड से जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, उन्होंने इस तरह का कोई प्लान लेकर ही नहीं आए। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर इज दैट माय डियर फ्रेंड्स, अदर पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, और इस तरह का लॉ है वगैरह उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो तैयार ही नहीं है, चाहती ही नहीं हो गवर्नमेंट। सो हमें एज
पब्लिक और पीपल ऑफ दिस नेशन, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम गवर्नमेंट को जब भी अपना राइट टू वोट आए या फिर उसके पहले भी आए, तो हमको एक बार इस चीज़ को हमेशा याद दिलाना चाहिए कि देखिए गवर्नमेंट, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छा लॉ कानून बनाएं ताकि हमारे बच्चे, हमारे देश के बच्चे सेफ रहे, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, इजंट इट। दोस्तों एक केस स्टडी या फिर आई वुड से ट्रेजेडी हुई, एक घटना है बहुत ही भयानक। आपको याद होगा भोपाल के इस ट्रेजेडी की अगर अपन बात करते हैं, तो 2-3 दिसंबर 1984 की बात है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही भयानक दृश्य देखते हैं, इससे हम ये समझने की कोशिश करें कि हमारे देश में इस तरह की घटनाएं, किस तरह की घटनाएं, भोपाल गैस जैसी घटनाएं हमारे देश में सिंस 1984 1984 से लेकर आज तक 2020 में भी एक घटना, दो घटना आई थी। एक नॉर्थ इंडिया, सॉरी, एक ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी आई थी और एक इधर भी आई थी अपने साउथ में। ठीक है, सो इस तरह की घटनाएं आज भी होती है। सो व्हाट आर द मेन रीजंस कि भाई साहब ये चीज़ होती क्यों है। ठीक है, सो यहाँ तक कि गैस के अलावा दूसरी चीज़ का भी ध्यान नहीं रखा जाता है, तो अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, सो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात है दोस्तों, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, कितनी भयानक घटना थी। उसमें आज भी भोपाल के लोग रहते हैं, उनसे पूछिएगा तभी मिलेगा, तो आज भी वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर इनका इम्पैक्ट होता है सर, उनका प्रभाव होता है। और आपको ये सुनकर बड़ा दुख होगा कि जब 1984 में ये घटना हुई, इसके बाद में आने वाले 10 साल में जो महिलाएं उस समय प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, उनसे जो बच्चे ने जन्म लिया था सर, वो भी इम्पैक्टेड था नेगेटिवली सर, बहुत ज़्यादा। कोई अपंग पैदा हो रहा था तो किसी की आँख ठीक नहीं है, किसी की नाक ठीक नहीं है, तो किसी का हाथ काम नहीं कर रहा, पाँव काम नहीं कर रहा सर। दैट वाज द प्रॉब्लम सर, कैन यू इमेजिन। ठीक है भाई साहब, बीमार रहती है वो, 9 महीने पेट में रखती है बच्चा, इसके बाद में जन्म होता है और इस तरह का बच्चा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी, किसके कारण होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी मैन मेड प्रॉब्लम। ये ऊपर गॉड गिफ्टेड नहीं होता है, ये हम इन द सेंस कंपनी ने क्रिएट की थी और उसके कारण फिर इस तरह की बच्चों का जन्म होता है। सो इट्स वेरी व्हाट आई वुड से अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर ह्यूमन बीइंग। लेट अस नाउ टॉक अबाउट कि भाई साहब इस तरह की घटनाएं होती क्यों हैं। सबसे पहले बात तो ये है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो एक यूनियन कार्बाइड का प्लांट से सेटअप किया था। ठीक है, तो ये यूनियन कार्बाइड है, इसका प्लांट सेटअप करने के पीछे रीजन क्या था। तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा, ये एक इकोनॉमी का टॉपिक है जिसे बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट है। सो होता क्या है ना कि दोस्तों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि भाई साहब बाहर की कंपनी, लेट से एक देश ए है और दूसरा देश बी है। सो ए देश से दूसरे देश बी में कुछ कंपनियां आती है और यहाँ पर आकर अपना कोई कंपनी सेटअप करती है, या फिर यहाँ पर अपनी कोई कंपनी को दूसरी कंपनी के थ्रू स्टेब्लिश कराती है, या फिर अपनी कंपनी के थ्रू कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन करती है। सो कहने की बात ये दोस्तों कि बाहर की जो कंपनी आती है वो दूसरे देश में कुछ टेक्नोलॉजी लेके आएगी और अपनी कंपनी लेके आएगी, यहाँ पर कोई ना कोई प्लांट सेटअप करेगी या फिर कोई कंपनी सेटअप करेगी और यहाँ पर अपना काम करेगी, और काम करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो अपनी जो पेरेंट स्टेट है और पेरेंट नेशन है ए, वहां पर पूरा का पूरा पैसा जाएगा। सो एफडीआई का मतलब ये होता है कि भाई साहब बाहर से कैश फ्लो होता है। अगर बात करें अपन इंडिया और यूएसए की, लेट से यूएसए से कोई कंपनी अगर भारत में आती है तो किस लिए आएगी सर, वो यहाँ का वेलफेयर करने के लिए नहीं आ रही है, वहाँ कल्याणकारी योजना चलाने के लिए नहीं आ रही है। वो इसलिए नहीं आ रही कि भाई साहब हिंदुस्तान में इतने लोग, लेट से कि 20% लोग हैं वो लो पॉवर्टी लाइन है, मैं जाती हूँ कंपनी और वहाँ पे काम करूंगी और जितना पैसे मैं अर्न करूंगी वो 20% लोगों ने बांट दूंगी। नो सर, इट डजेंट मैटर फॉर देम। वो आ रही है प्रॉफिट के लिए सर, उनको पैसा कमाना है, प्रॉफिट इज द मेन मोटिव बिहाइंड द बिजनेस सर। आपको भी बिजनेस करते हो तो सबसे पहले प्रॉफिट की सोचते हो, फिर इसके बाद में आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर इन्वायरमेंट और लाभ लाभ जितनी भी थिंग होती है उसके बारे में सोचते हैं। हमारे देश की अगर हम बात करें 1984 से ले 1980 से और 1984 की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर फॉरेन कंपनी आने का सबसे पहला मेन रीजन था कि भाई साहब हमारे देश में जो लेबर होता है वो बहुत चीप होता है। चीप लेबर इन द सेंस सस्ता लेबर,
ठीक है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राइट, यहाँ पर लोग 100 रुपए में दिन भर काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। रीजन रीजन क्यों हो जाते हैं? दूसरी समस्या ये दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब भाई साहब बेरोजगार हैं, कुछ तो मिले उनको, कुछ नहीं मिलने से अच्छा है कुछ तो मिले। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड, इसीलिए ये समस्या है। तीसरी बात अपन बात करें तो दोस्तों, ये घटना होने, ये तो दो दो चीज तो मैंने आपको बताई है। तीसरी बात ये कि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन की अपन बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें दोस्तों, हमारे देश में तो बहुत ही लूज होता है। मतलब इजीली लोगों का एक्सप्लॉइटेशन किया जा सकता है कंपनियों के द्वारा। ठीक है, ये तीसरी चीज है जिसके कारण हमारे देश में एफडीआई अर्थात भारत के अलावा, भारत को छोड़कर दूसरी कंपनियां हमारे देश में आती है और वो अपना प्लांट और कंपनी स्टेब्लिश करती है। सो दीज आर दी सम मेन फीचर्स। तीसरी बात ये कि दोस्तों, तीसरी चौथी बात ये है जो कि एक इकोनॉमी का थोड़ा पॉइंट हो जाएगा, बट लेट मी टेल यू कि भाई साहब जब कंपनी यहाँ पे आती है तो यहाँ पर क्या रहता है कि उनको लैंड वगैरह होती है वो सस्ती मिल जाती है। दूसरी बात ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल जाती है। इन्वायरमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो लूज होते हैं। मतलब क्या है कि उनको बहुत ही इजिली तरीके से उनका जो इन्वायरमेंट होता है, उनका जो सॉरी कंपनी होती है, उनको एक्सपैंड करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। सो इसलिए दूसरे देश की कंपनियां हमारे देश में आती है। सो अब हम बात करते हैं, इसके पहले हमारा लैपटॉप हैंग हो रहा है, जस्ट ओके। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? किसी को कोई इशू तो नहीं है ना? नो सर। सो ना, ये तो मैंने आपको कुछ इशू बताए थे कि इसके कारण जो एफडीआई होता है, दूसरी कंपनी होती है, वो हमारे देश में आती है। अब देखते हैं दोस्तों, ठीक है कंपनी आ गई, लेकिन कंपनी आकर यहाँ पे क्या कर्मकांड करती है? देखिए वो इस तरह का काम करती है जिससे बड़ी दिक्कत होती है। पहली बात तो ये है कि दोस्तों जो प्लांट था ना, एमसीआई मतलब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट साइनाइड नाम की एक गैस होती है सर, बहुत ही जहरीली होती है, टॉक्सिक गैस होती है। ये गैस का रिसाव हो गया था, लीक हो गई थी सर। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013-14 में शायद, या 2011-12 का, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है। जब मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया था उस समय पूछा था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि सर इन 1984 which one of the following gas was released by the carbide plant? जो यूनियन कार्बाइड प्लांट था उसके द्वारा कौन सी गैस लीक की गई थी या हुई थी? तो उसका सीधा सीधा MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड केस एग्जांपल सॉरी इसका आंसर था। तो ये क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय द यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकती है इन द फ्यूचर। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें कौन सी गैस हुई थी लीक? MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, अब मैं आपको रीजन बता रहा था कि भाई साहब ये लीक होने का रीजन क्या है। तो पहला रीजन तो ये है दोस्तों, जो कंपनी थी ना, उन्होंने क्या किया, जो वर्कर थे उनका 50% उन्होंने रिडक्शन कर दिया। मतलब किसी काम को करने के लिए 12 लोगों की आवश्यकता होती थी, उसकी जगह सिर्फ 6 लोग ही लगाए। अब देखिए दोस्तों कितना बर्डन हो जाएगा, आपको डबल काम करना पड़ेगा। दूसरी बात दूसरी बात ये कि दोस्तों जो ट्रेनिंग होती है, वर्कर को ट्रेनिंग जाती है, आप आईआईटी से पढ़ो, एनआईटी से पढ़ो, आईआईएम से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, आप विदेश से पढ़ के आओ, इसके बावजूद भी आपकी कम से नहीं कम मिनिमम पीरियड की ट्रेनिंग होती है। कोई भी कंपनी है, चाहे वो एकदम स्टार्टअप हो या फिर बहुत बड़ी बिग कंपनी हो, जियो हो, रिलायंस हो, जावा हो, फेसबुक हो, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, कोई भी कंपनी है, अगर आप जॉब करने के लिए चाहते हो तो कम से नहीं कम आपकी ट्रेनिंग करवाते ही है, 1 महीने या 2 महीने की। लेकिन दोस्तों इस केस में क्या हुआ, 6 महीने की ट्रेनिंग शुरू हुआ करती थी, लेकिन उसको सिर्फ 15 दिन की कर दिया। बताओ 6 महीने में जो चीज आप वर्कर को सिखाते थे वो 15 दिन में सिखाना है। बताओ क्या 6 महीने 15 महीने में सिखाना इतना आसान होगा? फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी आपको क्लियर करना है 1 साल से 1.5 साल, लगभग मिनिमम 2 साल की एकदम बहुत ही शानदार और बहुत ही कंसिस्टेंटली मेहनत होती है। अब मैं बोलूँ कि सिर्फ 6 महीने में इस एग्जाम को क्लियर करना है अपने को और करके दो, भाई 2 साल का काम सिर्फ 6 महीने में कैसे कर दोगे? इट इज इम्पॉसिबल ना सर। सो करोगे लेकिन फिर आधा छूट जाएगा, आधा नहीं होगा, फिर फ्री हो गया तो मेंस नहीं होगा, मेंस होगा फ्री नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, मतलब आप बहुत परेशान हो जाओगे। तो सिमिलरली चीज यही हो गई यहाँ पे दोस्तों की 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसमें 15 दिन की ट्रेनिंग की। ठीक है, तीसरी बात उन्होंने ये की कि दोस्तों नाइट शिफ्ट भी होती थी। नाइट शिफ्ट के मतलब ये कि भाई
नाइट में ध्यान रखना कंपनी का, उसको भी कुछ ना कुछ उन्होंने शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया, अबोलिश्ड कर दिया कि भाई नाइट शिफ्ट तो होगी नहीं। अब भाई नाइट शिफ्ट नहीं है तो बताओ ध्यान कौन रखेगा। और यही यही रीजन थे, ये सारे रीजन थे दोस्तों। एक और रीजन मैं आपको बता देता हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस, कि भाई साहब जो यूएसए की वहाँ पे जो कंपनी वगैरह होती थी बड़ी बड़ी, उनको कंप्यूटराइजेशन मतलब कंप्यूटर के द्वारा ध्यान रखा जाता था, वहाँ पर वार्निंग सिस्टम लगा हुआ था। लेकिन इंडिया की अपन बात करें, भोपाल की अपन बात करें दोस्तों, तो वहाँ पर मैनुअल ये सारी चीज़ की जाती है। मैनुअल का मतलब ये कि व्यक्ति वहाँ पे जाएगा तभी ये चीज़ होगी। ह्यूमन्स ह्यूमन बींग सेंसेस करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा कि गैस लीक हो रही है या नहीं हो रही है, इसके बाद वो चीज़ फिर वो सही करेगा। लेकिन अगर कंप्यूटर से रिलेटेड है तो डायरेक्ट है, जैसे कि व्यक्ति तो ऑफिस में बैठा है, आप उसके ऑफिस में डायरेक्ट घंटी बजेगी टुनुन टुनुन और पता चल जाएगा कि भाई साहब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सो दीज वर दी सम माय डियर फ्रेंड प्रॉब्लम्स। इसके कारण ये ट्रेजेडी हुई, ये घटनाएं हुई, और उसका इम्पैक्ट आज भी हमारे देश के लोगों के ऊपर, स्पेशली हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल का और भोपाल के आसपास का जो एरिया है उसके ऊपर बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा है दोस्तों। नाउ दूसरी बात ये कि दोस्तों इंडिया में हम वर्कर की बात करते तो उनको आसानी से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि वर्कर्स काम करने वालों की कमी नहीं है। कपिल के शो में बोलता है ना, तो करेक्टर है, पैसे की कमी नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर एक बात ये है कि यहाँ पे वर्कर्स की कमी नहीं है। पैसे की तो कमी है लेकिन वर्कर्स की कमी नहीं है। तो एक वर्कर को दूसरे वर्कर से कभी भी उसको भगाया जा सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, किया जा सकता है, रिप्लेस कर दिया जा सकता है। दूसरी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही खतरनाक है, तो काम करने के लिए लोअर वेज पर भी काम करने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको बीवी बच्चे अपनी सारी चीज़ देखना, अपनी फैमिली देखना, राइट है। सो ये सारी चीज़ें होती है जो वर्कर को एक वल्नरेबिलिटी के ऊपर की ओर धकेलती है। और दोस्तों इतने सारी चीज़ अपने डिस्कस की, ये क्या है, ये सब सेफ्टी के मेजरमेंट है। लेकिन जिस सेफ्टी का मेजरमेंट है वर्क प्लेस पे, उन सबको इग्नोर किया ये यूसी जो कंपनी है उन्होंने। और बिकॉज ऑफ दिस, इसी कारण जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई वो हुई दोस्तों, वही ट्रेजेडी घटित हो गई फिर हमारे भोपाल में। एंड इसके अलावा दोस्तों फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई ना, इसके बाद में फिर बहुत सारे एक्सीडेंट और ये सारी सीट वीट से, सॉरी कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह है, माइन फैक्ट्री है, इनके ऊपर भी मतलब इनके अंदर भी इस तरह की घटनाएं चीज़ें होती रही है। रीज़न क्या है कि दोस्तों कैलस एटीट्यूड होता था। मतलब क्या है कि दोस्तों उदासी एटीट्यूड, मतलब हमको काम ही नहीं करना है। काम इन द सेंस कि ठीक है ये जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कुछ कुछ चीज़ें इनको ध्यान में रखते हुए कंपनी को ऑपरेट करना है। लेकिन जो कंपनी का ऑनर है या फिर वहाँ का मैनेजर भाई साहब है, वो बोलता है अरे ठीक है कर लेंगे, उदासीन, कोई एक्शन नहीं लेना है। आग लग गई है फिर भी बोल रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कर लो, आज पानी वानी डाल के बुझा दो, कल नहीं लगेगी। फिर कल और लगी तो फिर क्या कर लोगे। सो उसको बोलते उदासीन, एक अलग एटीट्यूड था सर। इसके कारण ये नॉट नॉट ओनली दिस यूनियन मित्तल आइसोसाइनाइड कंपनी जैसी कंपनी में ट्रेजेडी होती है, बल्कि जो कंस्ट्रक्शन साइट है और ये माइन साइट है, इस पर भी इसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है। किसका, जो सेफ्टी एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका टाइट नहीं होने का बहुत सारा इम्पैक्ट देखा जा सकता है, और इस तरीके की घटनाएं होती हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इन्फोर्समेंट ऑफ दिस सेफ्टी लॉज। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट लॉ वगैरह की अपन बात करते हैं कि भाई साहब बहुत सारे लॉ एंड रेगुलेशन की अपन बात कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट तो कर देती है, लेकिन उनका इन्फोर्स, अपन ने शुरू में बात की, उनको उनको लागू करवाना भाई साहब ग्राउंड लेवल पे, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। फिर आप जैसे लोग, आईएएस, आप जैसे लोगों का यहाँ पे काम आता है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का काम आता है, जो आप रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में आईएएस या फिर एसपी हो, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, आईपीएस हो, तो भाई साहब नतीजा क्या करते हो, अपन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखते हो कि नहीं रखते हो भाई साहब। बिल्कुल रखते हो सर। दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये करने की आवश्यकता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो एन की बात करें अपन, मिथाइल आइसोसाइनाइड की बात करें, उसका इंस्टॉलेशन हुआ था वह इन 1978 के आसपास। वहाँ पे बहुत सारा वायलेशन हुआ था सर। ठीक है, बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनका वायलेशन हुआ था सर, उनका उल्लंघन हुआ था। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई साहब आप इन्वेस्टमेंट करो। रीजन क्यों बोला ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों लूज वगैरह, या फिर गवर्नमेंट इतना ध्यान क्यों नहीं दिया। रीजन इज दैट माय डियर फ्रेंड,
क्योंकि कोई भी कंपनी अगर आती है, कोई भी कंपनी किसी भी शहर में आती है, तो उस शहर और उसके अलावा आसपास का भी जो एरिया है, वहाँ का शहर है, उन लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। सो गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनी महोदय आप आइए और यहाँ पर आपका प्लांट सेटअप कीजिए, तो ताकि हमने जो इलेक्शन में प्रोपेगेंडा चलाया था या फिर हमने एजेंडा दिया था कि हम भाइयों बहनों आपको 5 लाख जॉब देंगे, तो वो जॉब आप दीजिए, आइए और इन लोगों को जॉब दीजिए ताकि इनका मुंह बंद रहे। लेकिन इतने रूल्स एंड रेगुलेशन वायलेट करने के बावजूद ये सारी चीज़ें सर, इसीलिए इस तरह की ट्रेजेडी हुई। दैट्स सो सैड पार्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट। नॉट हैंग हो रहा लैपटॉप में, क्या होता है। ओके नाउ अब क्या हुआ दोस्तों, अपन 1984 की बात कर रहे, तो उस समय तक बहुत ही कम लॉज थे जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे थे इंडिया में। लेकिन दोस्तों जैसे ही 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, इसके बाद में गवर्नमेंट की आंखें खुली और गवर्नमेंट ने की कि भाई साहब इस नियम से कुछ नहीं होगा, हमको कुछ नया 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 रूल्स एंड रेगुलेशन लाने की आवश्यकता है। क्योंकि जो ये गैस ट्रेजेडी हुई थी, उन्होंने ये गैस ट्रेजेडी ने ये समस्या को एकदम फोर फ्रंट पे लेके आई, लोगों के सामने लेके आई और लोगों को ये रियलाइज कराया कि भाई साहब जो तुम्हारे पास नियम कानून है ना, वो बहुत ही वीक है, उनसे कुछ नहीं होना जाना है। जो तुम्हारे पास अभी लॉ है, वो एक क्या करते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल को कवर करता है। लेकिन कोई व्यक्ति इंडस्ट्री, जैसे कि 1984 मिथाइल एमसीआई मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जैसी अगर कोई चीजें होती है, घटनाएं होती है, अगर उसमें किसी व्यक्ति इंजर्ड होता है या फिर मर जाता है, तो उसके लिए कोई प्रोटेक्शन, कोई नियम कानून नहीं है। ठीक है, ये 1984 के समय की बात है। तो ये गवर्नमेंट को और लोगों को महसूस हुआ कि भाई साहब वी डोंट हैव sufficient rules and regulation, so we need to make other laws and regulation। so इसके आगे फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर कोर्ट, अपनी सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के सामने भी ये बातें गई और जुडिशरी ने भी ये कहा कि देखिए सरकार जी, आपका जिम्मेदारी बनती है कि आप एक क्लीन इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। क्यों करें? क्योंकि भाई साहब ये एक फंडामेंटल राइट का इंट्रिंसिक, अर्थात ये एक समावेशी, इसके अंदर वाला पार्ट है। मतलब ये कि दोस्तों, राइट टू healthy environment is also part of the fundamental right under the article 21 of the constitution। ठीक है दोस्तों, तो ये एक फंडामेंटल राइट का हिस्सा है जो कि राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है। इसीलिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि आप हर एक सिटीजन को एक क्लीन इन्वायरमेंट, साफ सुथरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, ताकि वो एकदम पोल्यूशन फ्री वाटर और पोल्यूशन फ्री एयर को आराम से ले सके और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। और अपन ने दोस्तों लास्ट टू लास्ट क्लास, अर्थात सेकंड लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि राइट टू वाटर, क्लीन वाटर इज आल्सो पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, isn't it? राइट टू हेल्थ, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस की थी। सो ये केस याद रखिएगा कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, तो याद रखिएगा कि ये था सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन 1991 में बताया था कि भाई साहब जो क्लीन इन्वायरमेंट, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, वो भी एक फंडामेंटल राइट का पार्ट है अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो कभी कभी इंस्टीट्यूट की जो एग्जाम होती है, एमपी की, यूपी को सब पूछ लेते हैं, तो याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए याद रखना, सारे जजमेंट याद नहीं रखना है तो पगला जाएंगे, इतने सारे जजमेंट याद रखोगे तो। ठीक है, अब दूसरी बात ये दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये जहाज़ है, पानी का जहाज़ है दोस्तों। देखिए ये जहाज़, आपको इसमें नीचे क्या लिखा है वो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आप एनसीईआरटी में दिया है, वहाँ पर अच्छे से आप पढ़ लेना, उसमें कोई शोले नहीं है। कहानी ये है कि दोस्तों जो जहाज़ दिख रहा है ना, इसमें क्या है कि जो दूसरी डिफरेंट देश की जो जहाज़ वगैरह है, वो हमारे यहाँ पर आ रही है। ठीक है, सो आ रही इन द सेंस कि यहाँ पर कोई ना कोई कंपनी बनाने का वो प्लान कर रही होगी, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो बोल रही है कि जाओ यहाँ पे
मतलब इंडिया में या फिर कहीं अपने इंडिया का एग्जांपल लीजिए कि इंडिया में आइए और यहाँ पे कोई ना कोई कंपनी सेटअप कीजिए। सो दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि ये जो जहाज होती है बहुत ही हजार्डस और बहुत ही खतरनाक टॉक्सिक बहुत जहरीली टाइप के पदार्थ सब्सटेंसेस लेकर आती है। अब मानिए कि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से भी अगर लूज हुए दोस्तों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, मेरा पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए कि अगर थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन में अगर यहाँ पे ढील हुई ना दोस्तों तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है। रीजन इज दैट कि भाई साहब पहली बात तो समुद्र से आ रहे हो आप, समुद्र से जैसे अपने कोस्ट लेट से इंडिया का कोस्ट चेन्नई वाला कोस्ट या फिर अपना वेस्ट बंगाल वाले कोस्ट वहाँ पर आई ये जहाज और वहाँ पर लीक हो गई लेट से कि कोई पदार्थ है, ठीक है, जैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड टाइप का, तो बताइए मरीन जो जीव जंतु होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। अरे सर वही कंडीशन हो जाएगी जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुई है। सो इस तरह की चीज़ें हमारे देश में क्यों आती है दोस्तों, मैंने आपको अगले रीजन में बताता हूँ कि भाई साहब जो साउथ ईस्ट एशिया है स्पेशली इंडिया, इंडिया की अपन बात करें, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये वाले देश है सर, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है एफडीआई की, ठीक है, और यहाँ पर कंपनी आराम से आती है। रीजन इज दैट माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो शुरू में अपन ने 3-4 पॉइंट डिस्कस किया, लेबर चीप मिलते हैं, लैंड आसानी से मिल जाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन आराम से हो जाता है, ठीक है, वर्कर को रिप्लेस कर दिया जाता है, कोई स्ट्रिक्ट लॉ एंड रेगुलेशन नहीं होता इन्वायरमेंट से संबंधित, तो इसलिए दूसरे देश की कंपनी यहाँ पे आती है और यहाँ का इन्वायरमेंट एकदम बिल्कुल पॉल्यूट करती है और पैसे वैसे लूट लाट के ले जाती है। आर यू गेटिंग माई आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर फ्रेंड्स, इज व्हाट आई एम एक्जेक्टली टेलिंग यू। निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं सर कंक्लूजन में, अगर आपको लिखना पड़े लॉ एंड जस्टिस से संबंधित कोई चीज लिखे तो दोस्तों आप लिखिएगा कि दोस्तों लॉ होना बहुत जरूरी है ईच एंड एवरी सिचुएशन। दोस्तों अगर कोई भी सोसाइटी है, लेट से आपकी फैमिली है, फैमिली में आप 10 लोग हो, 5 लोग हो, तो दोस्तों कुछ ना कुछ नियम कानून तो होता ही है, ऐसा तो नहीं कि सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। अगर अपनी मर्जी से काम चल रहे हैं तो फिर आप डिवाइडेड फैमिली में होंगे, एक सिंगल फैमिली में नहीं हो सकती, आपकी ज्वाइंट फैमिली नहीं हो सकती, सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग रहेंगे। लेट से 4 भाई है तो वो चार अपने 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 हिसाब से रहेंगे। लेकिन वो अगर ज्वाइंट फैमिली में है तो कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन होगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि बड़े भाई साहब है, उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है हम एक न्यू कार खरीदने वाले हैं, तो इसमें सबकी सहमति होती है, सबका डिस्कशन होता है, अगर नहीं होता तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सो दोस्तों सिमिलरली ये कि अगर कोई भी सिचुएशन है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ नियम कानून होने की आवश्यकता है और होना चाहिए, अगर नहीं हो तो फिर डिफिकल्ट है। जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट वाली जो केस हुआ, इस तरह के केस हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ लॉ एंड रेगुलेशन होना ही एक नेसेसरी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, बट हमको इम्प्लीमेंट करवाना भी सबसे अहम हिस्सा है, हमको करवाना ही हमारे हिस्से के। सो दोस्तों आप देखिए, मार्केट देखिए या फिर ऑफिस देखिए, फैक्ट्री देखिए, कहीं भी देखिए, वहां पर कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ही पड़ेगा या किया जाता है, ताकि ताकि लोगों को अनफेयर प्रोटेक्शन या प्रैक्टिसेस से बचाया जा सके, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जा सके, ठीक है। और यहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये है कि दोस्तों अप्रोप्रिएट लॉ एंड रेगुलेशन बनाया जाए ताकि लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके, और बनाना ही नहीं उनको इन्फोर्स भी किया जाना चाहिए, ताकि ताकि जो वीकर सेक्शन और पुअर लोग हैं उनको आराम से क्या कर सके दोस्तों, इन्फोर्स कराकर बचाया जा सके, सीरियस हार्म जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई इस तरह की चीजों से उनको बचाया जा सके। सो दोस्तों यदि गवर्नमेंट नहीं करती है तो लोगों को ये हमेशा डिमांड करते रहना चाहिए कि दोस्त कि देखिए सरकार जी, हम आप के अंडर में है, हमारी आप सरकार हो, परंतु आप हमको राइट टू लाइफ जो हमारा है उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज है, क्लीन इन्वायरमेंट है, वाटर वाली बात है, इन्वायरमेंट अच्छे से होना चाहिए, और सेफ्टी एंड रूल्स एंड रेगुलेशन जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पर अच्छा होना चाहिए, वर्क प्लेस बहुत अच्छी होना चाहिए। ये सारी चीज के लिए आप लगातार डिमांड करते हैं और करते रहना चाहिए, राइट है। अगर नहीं करोगे तो आप ही को ही भोपाल जैसी गैस ट्रेजेडी हुई उसका सामना कर मतलब सामना करना हो सकता है कि आपको सामना करना पड़े। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत छोटा टॉपिक था, फटाफट अपने इसको कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको क्लियर ही, कुछ कुछ ये देख लेना आप, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, मनी मनी स्पेंड करना, मशीनरी बिल्डिंग वगैरह, ब्ला ब्ला, देख लेना क्या क्या होता है, छोटा सा अच्छा है। एक कीवर्ड्स है लास्ट लास्ट में जो रहते हैं ना, ग्लोसरी वगैरह होती है, शब्दावली, इसको आप पढ़ लिया कीजिए, और ये जब भी मेंस वेंस में आप लिखते हो ऐसे वैसे तो इसका यूज़ कीजिए, राइट।
ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। किसी का कोई प्रश्न? नो सर। ओके, समझ में आया लोगों को? यस सर। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं आपसे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ओके। 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 थैंक यू सर।